Assalamu alaikum Pakistan and assalamu alaikum to all the viewers. Again, thank you very much for arranging such an excellent program for the general public awareness जिसमें तमाम लोगों को, तमाम पाकिस्तानी और तमाम दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को इस बात की अवेयरनेस दी जाती है कि व्हाट आर द थिंग्स जो आपने अपने बारे में और अपनी सेहत के बारे में ख्याल रखना है, और उसके आपने एक बीमारी आने से पहले ही उसको हमने डायग्नोज इस तरह कर लेना है कि पेशेंट और जो है और डॉक्टर उसका जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पहले से ही अवेयरनेस इस चीज़ की हो कि मुझे ये कंडीशन है और मैंने इसका इस तरह से इलाज करना है और डॉक्टर के पास इस टाइम पर मैंने चले जाना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हेन वी वर किड्स या जब हम मेडिकल स्कूल में थे तो हमें यही पता था कि सर्जन क्या होता है। सर्जन वो होता है हु नोज हाउ टू कट, जिसको जिसको काटना आता है। तो हमारे हम फॉर अस सर्जरी वॉज या सर्जन वर कि जी जिसको काटना आता है वो सर्जन है। बट वंस यू बिकम अ कंसल्टेंट, जब आप एक प्रॉपर डॉक्टर बनते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेते हैं और एक ख़ास स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको एक्चुअली पता चलता है जो सर्जन है वो बंदा है जिसको इस बात का पता है कि इस जगह पे मैंने काटना नहीं है। सो सर्जन डेफिनेशन इज बाय डेफिनेशन इज अ पर्सन जो ये इसको पता हो कि कब नहीं काटना, कब नहीं मैंने सर्जरी करनी। तो इस मिराज पे जब इंसान पहुंचता है तो एक कंसल्टेंट सर्जन बन जाता है, एक बेहतरीन सर्जन होता है, उसको इस बात का डिसीजन नहीं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट किस्म की कंडीशन है और तकरीबन तकरीबन हर दूसरे आदमी को ये कंडीशन होती है, और जिसमें उर्फ आम में हम अपनी ज़ुबान में राइट साइड के ऊपर उनको दर्द शुरू होती है, पित्ते की दर्द या पित्ते की पथरी और पित्ते की सोजिश, और उसके बाद फिर उसकी सर्जरी। तो ये एक बड़ी कॉमन कंडीशन है बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ आवर डाइट्स, बिकॉज ऑफ आवर फूड एंड ऑल दैट। तो कोलेस्ट्रोल की इंक्रीमेंट होना एंड ऑल दैट, वो उसकी वजह से कोलिलिथियस यानी कि स्टेसिस होना, यानी कि जो आपकी ये जो पित्ता है इसके अंदर वो जो डक्ट्स हैं, जूसेस हैं, उनका जब स्टे कम या उनका जो फ्लो है कम होता है, उसकी वजह से जो स्टोन्स, तो ये कंडीशन होती है। और बाद में जब इन्फेक्शन होती है तो ये एक पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, जिस पर बात करने के लिए हमने आज अपने बहुत ही कॉम्पिटेंट, बहुत ही एक्सेलेंट, मेरे टीचर्स की तरह, मेरे भाइयों की तरह, और वेरी रिनाउंड एंड वेरी फाइन पर्सन एज वेल एज अ सर्जन, डॉक्टर इरफान अहमद साहब को हमने दावत दी है। ही इज़ अ कंसल्टेंट सर्जन इन शौकत खानम as well as is ex-consultant in Shaukat Khanum, as well as is international celebrity. He's working on various platforms all over the world. Plus, he served a lot here in Pakistan, and we are very happy and we are pleased that he's able to give us some time regarding the awareness of the general public. And thank you very much, Dr. Irfan Sahab, for joining us. We are very lucky to have you, and thank you very much for giving us time. So, sir, without much delay, I would like to go straight on the topic. आज हमारा टॉपिक है कोलिलिथियसिस एंड वेरी पित्ते के अंदर जो पथरी आना और उसके बाद पित्ते की जो इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आप पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर पित्ते की पथरी होती है तो उसमें सिम्टम्स क्या आएंगे और एट व्हाट टाइम द पेशेंट शुड बी कमिंग टू सी यू रिगार्डिंग इट? पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और आप ये कॉमन डिजीजेस को डिस्कस कर रहे हो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा और आप मुझे सवाल पूछते हैं दरमियान में। जो गॉल स्टोन्स या जिसको पित्ते की पथरी कहते हैं, जैसे आपने बताया, बहुत कॉमन डिजीज है दुनिया में। अगर हम तमाम एडल्ट लोगों के अल्ट्रासाउंड स्कैन करें तो तकरीबन 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन में पित्ते की पथरी मिलती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली 1/4 में। और 80% ऑफ दोज पीपल जिनको ये पित्ते की पथरी होती है उनको सिम्टम्स नहीं होते, यानी वो पथरी होती है लेकिन उनको पता नहीं होता। बिल्कुल ठीक सर। आजकल चूंकि अल्ट्रासाउंड स्कैन और स्कैन्स बहुत कॉमन हो गए और बहुत अच्छे हो गए हैं, तो जब भी किसी का स्कैन किया जाएगा और उसको पथरी होगी तो वो नजर आ जाएगी, डायग्नोसिस। राइट सर। और जो ही वो होती है तो एक पेशेंट को एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि मेरे अंदर एक पथरी मौजूद है, अब मैं क्या करूं। और आमतौर पे होता है कि मरीज की एंग्जाइटी उसको एक डॉक्टर के पास लेके जाती है और फिर कई दफा उसको मशवरा मिलता है कि आप पित्ते को निकलवा लें, चाहे वो पथरी किसी किस्म की सिम्टम या किसी किस्म के वो प्रॉब्लम नहीं दे रही होती। तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो सारी दुनिया में मानी भी जाती हैं कि अगर पित्ते की पथरी मौजूद है और वो किसी किस्म के सिम्टम्स नहीं दे रही,
तो ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं होती। तो मैं राइट। दोबारा से वो स्टेटिस्टिक्स रिपीट कर दूं कि 1/4 पॉपुलेशन के अंदर पथरी होती है, और उसमें से 80% या 80% लोग जो होते हैं उनको कोई सिम्टम नहीं होता, तो उन लोगों को एक्सेलेंट। सर्जरी की जरूरत नहीं तो होती है। सच अ ब्यूटीफुल पब्लिक मैसेज कि सर देखें, जिस तरह मैंने अभी आपको शुरू में बताया कि हर दूसरा बंदा, हर चौथा बंदा, हर आठवां बंदा, अब सर ने भी बताया, एवरी फोर्थ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोलिलिथिस, यानी कि पितरी की पथरी उनके अंदर मौजूद है, और बगैर किसी सिम्टम्स के। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सो नथिंग टू वरी, राइट सर? बिल्कुल। तो अब अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा फिर हम्म, मजीद बताता हूँ आपको कि जो हमने बात की कि 80% को तो सिम्टम नहीं हो रहा है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं होती। कई लोग कहते हैं कि इससे कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, तो बात यह है कि ये प्रूवन चीज नहीं है कि कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ओके। दूसरी बात यह है कि जब हम ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो ऑपरेशन का रिस्क होता है, ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क भी ट्रू। होता है। ट्रू सर। वो रिस्क आउटवे करता है उस बैलेंस को, कि अगर हम एक कैंसर के रिस्क की बात करते हैं जो प्रूवन चीज नहीं है। लेकिन अब 20% लोग जो है उनको सिम्टम्स होते हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। हम्म। अब इस वक्त गाइडलाइन जो है वो रिकमेंड करती हैं कि अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं तो सर्जरी फिर आपको करवानी चाहिए या गॉल ब्लैडर को निकलवा निकलवानी लेना चाहिए। चाहिए, क्योंकि उस वक्त फिर जो ऑपरेशन का रिस्क है, दैट वो वो थोड़ा सा बढ़ इतना जाए, वो हाँ। मतलब नहीं, नहीं रिस्क तो होगा, लेकिन लेकिन बेनिफिट बेनिफिट ज्यादा ज्यादा हो सकता होगा, है। यानी रिस्क कम होगा और बेनिफिट ज्यादा बेनिफिट होगा। ज्यादा हो जाएगा, तो बैलेंस इज टुवर्ड्स द सर्जरी। तो सर व्हाट आर द सिम्टम्स? बिल्कुल। आप सिम्टम्स को थोड़ा सा हाईलाइट करें, और वो कौन से स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, और उनकी ड्यूरेशन ऑफ रेपिटेशन इन विच यू सजेस्ट नाउ दिस इज द टाइम दैट वी शुड गो एंड गेट इट रिमूव्ड। अच्छा, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, वो 20% लोगों की आप बात करें ना जी जिनको सर। सिम्टम्स हो गए। सिम्टम्स पेन होती है, सबसे पहले दर्द होती है। अच्छा, अब इसमें भी ना, अब उन 20% में से 10% लोग हैं जिनको कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसके बारे में हम बाद में चाहेंगे, जिनको तो सर्जरी डेफिनेटली करवा ठीक लेनी है। चाहिए। लेकिन 10% लोग होते हैं जिनको सिर्फ राइट साइड पे दर्द होती है और दर्द के साथ वो डॉक्टर के पास जाते हैं। ट्रू। अब पेट में दर्द की बहुत सारी वजूहत हो सही। सकती हैं, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं तो उसमें पथरी आ जाती है। जिस तरह हमने कहा कि पथरी तो बहुत कॉमन है, हाँ। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको पथरी है, आप पित्ता निकलवा लें। वो मरीज पित्ता निकलवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारों को दर्द दर्द वहीं रहती है, बफर क्योंकि दर्द रहती की है। वजह पथरी नहीं होती। ट्रू, वेरी तो ट्रू। इसलिए इसलिए कॉम्पिटेंट डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है, जो कि बताए कि हाँ आपको दर्द हो रही है, आपको पथरी है, और इस पथरी की वजह से आपको दर्द हो रही है, वो डायग्नोज ठीक करे। तो सिर्फ पेट के दर्द पे स्कैन करवा के पथरी का निकल आना ये नहीं हमें बताता कि ये दर्द पथरी की वजह से हो रही है। तो इसलिए एक कॉम्पिटेंट सर्जन को देखना ट्रू। बहुत जरूरी है सही मशवरे के लिए। इरफान, डॉक्टर इरफान अच्छा, साहब, अब आई आई वांट, इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, ये फॉर द डॉक्टर्स आल्सो, आई मीन फॉर द जनरल डॉक्टर्स एज वेल एज द जूनियर कंसल्टेंट्स हु आर वाचिंग आवर टीवी प्रोग्राम एंड ऑल। अब आप मुझे बताएं कि अगर सोनोलॉजिस्ट और आप लोगों की कोलैबोरेशन है, उसमें आपने एग्जैक्ट क्लिनिकल पिक्चर अल्ट्रा गाल ब्लैडर की ऑन अल्ट्रासाउंड, कोई ऐसी इंडिकेशन होगी जिसमें आपको लगेगा कि दैट दिस गॉल ब्लैडर शुड बी रिमूव्ड, और आई मीन योर डिपेंडेंसी ओवर द सोनोलॉजिस्ट, यानी कि अल्ट्रासाउंड वाले के ऊपर आपकी डिपेंडेंसी सर्जरी के मामले में कितनी ज़्यादा होगी, ताकि और उसके बाद फिर अदर कॉजेज़ को रूल आउट करना, वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर या क्लिनिकली उसके ऊपर कितना असर उसका आपका दारोमदार होगा उसको देखने में। और सबसे पहली चीज जो है ना वो तो हिस्ट्री है। हिस्ट्री से पता चलता है कि ये दर्द किस वजह से आ रही है। जिस तरह अगर पेप्टिक अल्सर की पेन डिफरेंट होती है, यस। गॉल ब्लैडर की पेन डिफरेंट होती ट्रू। है, कई दफा ड्यूडेनल पेन अल्सर, सिर्फ हाँ। मस्कुलर भी होती है उस हाँ। इलाके में, सही। उस दफा मस्कुलर भी होती है उस इलाके में, कई दफा सही। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी प्रॉब्लम की वजह से पेन हो ट्रू रही सर। होती है। तो केयरफुल हिस्ट्री सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेरी नाइस। आपने सवाल पूछा अल्ट्रासाउंड स्कैन के बारे में, सवाल पूछा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। अब इस वक्त हमारे पास डायग्राम्स तो नहीं है, लेकिन जो पित्ता होता है वो एक थैली की तरह होता है, ठीक सर। उसमें स्टोन्स होते हैं। जब भी उसमें कोई स्टोन जो है वो उसकी नेक में, जिसको हम नेक में जहां पे सिस्टिक डक्ट शुरू हो रही होती है वहां पे जाके फंस जाता है, तो तब दर्द होती है, क्योंकि गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो और वो उस पथरी को मूव करने की मूव कोशिश करने कर की, रहा होता है। सही उसको हम सर। बिलियरी कॉलिक कहते हैं। अगर ये बार बार हो तो उससे गॉल ब्लैडर की वॉल थिक हो जाती है। तो हम एक ये साइन देखते हैं कि क्या गॉल ब्लैडर की यस, वॉल थिक है दिस या इज व्हाट नहीं आई थिक वांटेड टू है। आस्क। ट्रू। हम्म। तो वहां पे हमारे अल्ट्रासाउंड स्कैन जो हमारे कोलीग्स कर रहे होते हैं, अगर वो हमें वॉल की थिकनेस बता दें तो, और वॉल थिक हो, तो इसका मतलब है कि पेन जो है वो गॉल ब्लैडर से आ रही है। अगर गॉल ब्लैडर वॉल की थिकनेस नॉर्मल है तो फिर हमें दोबारा से सवाल पूछना पड़ता है कि हो सकता है कि अभी नई ऑनसेट हो सिम्टम्स की, तो क्या ये वाकई गॉल ब्लैडर की पेन है या नहीं गॉल ब्लैडर की पेन नहीं है।
तो ये पहली चीज हम देखते हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन के अंदर। अभी हम उन लोगों की बात करें जिनको सिर्फ पेन का सिम्टम है, जिसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड सिम्टोमेटिक गॉलस्टोन डिजीज कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर हम लोगों ने एक ट्रायल किया था, यूके में ट्रायल किया था, बहुत मेजर ट्रायल किया था, और वो बहुत जगह पब्लिश भी हुआ है, बीएमजे में पब्लिश हुआ है, उसमें बहुत कमेंट्री भी हुई है वर्ल्ड वाइड में, कि हमने कहा था कि वो लोग जिनको सिर्फ पेन हो रही है, क्या उनको ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं है। सही। अच्छा, अब हम उस मरीज का ऑपरेशन तो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कई दफा पेन एक दफा होती है और उसके बाद कई सालों तक दर्द होती ही नहीं नहीं होती, है। हाँ जी। पेन को हम ट्रीट कर सकते हैं पेन की दवाइयों से, पेन की बिल्कुल दवाइयां ठीक है। मौजूद हैं। तो इसलिए हमने ये ट्रायल किया था ये देखने के लिए कि क्या उन पेशेंट्स में जिसमें सिर्फ पेन है, जो हम दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं, और कभी 1 2 3 साल के बाद एक अटैक हो जाता है, हम्म। क्या ऑपरेशन से कोई एडवांटेज है या नहीं है। तो हम उस एडवांटेज को प्रूव नहीं कर सके, क्योंकि ओके। दोनों ग्रुप के मरीज जो थे वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल था, राइट जिसमें राइट। एक ग्रुप में हमने मरीजों का ऑपरेशन किया, एक ग्रुप में ऑपरेशन नहीं किया। सी सही। गॉल ट्रायल के नाम से ये ट्रायल है, और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, बीएमजे में पब्लिश हुआ था, एक मेजर पब्लिकेशन थी और एक बहुत मेजर ट्रायल था। तो हमने एंड ऑफ द ट्रायल में 2 साल के फॉलोअप के बाद ये कंक्लूड किया कि सर्जरी करना और सर्जरी ना करना हमारे रिजल्ट्स एक ही तरह से थे, क्योंकि हमने क्वालिटी ऑफ ओके। लाइफ को देखा तो था और पेन मरीजों की वाज द क्वालिटी ऑफ मेजर लाइफ जो थी इंडिकेशन। वो तो एक्चुअली पेन वाज द पेन मेजर। जो, तो अगर उसका बिल्कुल भी पेन जो थी इसका वो मेजर बेनिफिट नहीं इंडिकेशन हुआ, थी। तो इसका मतलब है वो तो फिर दोनों बराबर ही हो गया, तो देयर इज नो पॉइंट एक्चुअली। सो व्हाट आर द अदर। सो एक तो पब्लिक मैसेज मैं देना चाहूंगा कि फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग, कि देखिए जैसे सर ने पहले एक्सप्लेन किया कि 80% एसिम्प्टोमेटिक गॉलस्टोन्स होते हैं, यानी कि पथरी जो आपकी पित्ते में होती है उसकी दर्द नहीं होती। 20% में जिनमें से दर्द होगी उसमें भी सर्जरी की इंडिकेशन तब नहीं बनती अगर एक तो कि उनकी दीवार, यानी कि पित्ते की दीवार, गॉल ब्लैडर की सिस्टिक वॉल, अगर वो थिकन्ड नहीं, यानी कि मोटी नहीं है, ये कमेंट हो जाएगा आपके अल्ट्रासाउंड के ऊपर, तो उसका मतलब वो इंडिकेशन नहीं बन रही सर्जरी की। थर्डली, एक जो ट्रायल उन्होंने बताया कि अगर सर्जरी करें और ना करें तो उसके बाद भी, तो इंपॉर्टेंट इज दैट वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट वजह क्या है दर्द का। इज इट बिकॉज ऑफ द गॉल स्टोन और इज इट बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स, या डुडिनल अल्सर, या पीछे पेप्टिक अल्सर, या पीछे इंटेस्टाइनल अल्सर या ऑब्स्ट्रक्शन। राइट सर। तो उसके बाद सर आगे सर आप एक्सप्लेन करें। अच्छा, और इसी मैसेज का ना आपको मैं रिपीट भी थोड़ा सा करता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक कॉम्पिटेंट सर्जन के पास जाया जाए, राइट जो कि सर। ये डिसाइड करे, क्योंकि ये इतनी कॉमन डिजीज है, इतनी प्रेवेलेंट डिजीज है, कि जो सर्जन है वो सही मशवरा दे सकता है, क्योंकि हर मरीज मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल लेकिन सही। जो मरीज की एंग्जाइटी होती है ना, हमारा मैसेज ये है कि मरीज की एंग्जाइटी कि मुझे पथरी होगी, अब मैं क्या करूं, इसको फौरन गॉल ब्लैडर को निकलवा लेना चाहिए। मैसेज ये है कि उसको फौरन निकलवाने की जरूरत नहीं है, आप सर्जन के पास जाएं, उनसे मशवरा करें। जो कॉम्पिटेंट सर्जन है वो आपको ठीक एडवाइस देगा, और फिर आप उसकी एडवाइस पे अमल करें। लेकिन ये जो मैसेज है कि अगर सिम्टम्स नहीं है तो फिर तो हमें बिल्कुल कुछ करने की बिल्कुल जरूरत करने की नहीं है। जरूरत ये नहीं तो कब है। बिल्कुल सर। पूरी दुनिया के अंदर परफेक्ट ये चीज परफेक्ट परफेक्ट। तो सर अब मुझे ये प्रैक्टिस इस तरह बताएं ही होती है। कि आपने जिस तरह अभी अर्ज की, एक तो ये मुझे थोड़ा सा डिवाइड, कि अक्सर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे आता है कि जी छोटे छोटे स्टोन्स हैं, मल्टीपल स्टोन्स हैं, मोर देन 20, या एक बिग कैलस है, या एक ही बड़ा स्टोन पड़ा हुआ है। विच स्टोन इज मोर डेंजरस? एंड उसके बाद जिस तरह आपने कहा कि कोलिक होना शुरू होगी, यानी कि ये हेपेटिक कोलिक शुरू हो गया, बिल्डी कोलिक शुरू हो गया, उसमें इंडिकेशन बन गई सर्जरी की। और इसके अलावा इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन, या और कोई इसके अलावा कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसके अंदर पेशेंट्स को हमें मस्ट सर्जरी का ही हो बिकॉज ऑफ दिस कोलिलिथियासिस, यानी कि पित्ते की पथरी के अंदर? अच्छा, अब जो हम जो है ना, हम जब भी ऑपरेशन करते हैं ना, जिस तरह आपने पहली बड़ी अच्छी बात की कि जब सर्जन आप सीनियर हो जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कब ऑपरेशन नहीं करना। हम्म। उसमें एक असूल ये होता है कि हम जब सर्जरी करते हैं तो उसका एक रिस्क होता है। राइट। अच्छा, अब सर्जरी के बाद बेनिफिट होना होता है, तो हमने ये देखना होता है कि हम जो भी मरीज को ऑफर करें उसका बेनिफिट ज्यादा हो और रिस्क कम हो। हम्म। अच्छा, अब हम उन 80% लोगों को लेते हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, छोटे स्टोन्स और बड़े स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं, कि इन 80% लोगों में जो है वो भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है, क्योंकि जो लोग कॉम्प्लिकेट हुए हैं वो कभी ना कभी तो एसिम्प्टोमेटिक थे ना पहले, तो उनकी प्रोग्रेशन हो गई कि वो लोग सिम्प्टोमेटिक भी हो गए और उनको कॉम्प्लिकेशंस भी शुरू हो गई। ठीक। तो जो स्टेटिस्टिक्स हैं, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स हैं आपके, यानी वो सिम्टम नहीं कर रहे, तो तब भी 0.3% रिस्क है आपका ओके। के स्टोन सिम्टोमेटिक एंड इवन होंगे इन एक्सपर्ट और आपको हैंड्स। बाद में कॉम्प्लिकेशन भी करेंगे। हम्म। नहीं नहीं नहीं, नहीं, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, तो हम्म। हम हमारे पास इतना एक थोड़ा सा रिस्क है कि वो किसी ना किसी पॉइंट पे सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं और वो कॉम्प्लिकेशंस भी कर सकते हैं। अच्छा, जब स्टोन सिम्टोमेटिक हो जाते हैं तो वो रिस्क मजीद बढ़ जाता है।
जब कॉम्प्लिकेशन हो जाती है तो वो तो हमें पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो गई है। लेकिन जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होता है उसकी अगर आप कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं तो 10% कॉम्प्लिकेशन रिस्क है एक यस गॉल ब्लैडर यस सर्जरी यस का। यस। और ये भी हमने हमने यूके में ये सारा देखा था, यूके में ये प्रूवन है और ये पब्लिश्ड है, मल्टीपल टाइम पब्लिश्ड है कि ऑल अप टू 10% रिस्क होता है सर्जरी का। ठीक। तो अगर हम ऑपरेशन नहीं करते तो रिस्क है लेकिन कम है, हम ऑपरेशन करते हैं तो रिस्क ज्यादा है। ज्यादा तो है, हमने उसको राइट। बैलेंस देखना होता है कि हम क्या बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ क्योंकि सवाल आपका ये था कि छोटे स्टोन्स और बड़े स्टोन्स की हम बात कर रहे हैं यस। ना। अच्छा, अब स्टोन का रिस्क क्या है कि स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल के बाइल डक्ट में जा सकता है और वहां पे ट्रू। जाके वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है और बिल्कुल सही। जॉन्डिस कॉज कर सकता है। तो थियोरेटिकली छोटे स्टोन का बाहर जाने का चांस ज्यादा होता है और एज कंपेयर टू बड़े स्टोन के। तो लेकिन आमतौर पे अल्ट्रासोनोग्राफर जो होते हैं या अल्ट्रासाउंड के जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं वो हमें सिर्फ बताते हैं कि मल्टीपल स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, यस यस और यस। साइज नहीं बताते और वो हम कमेंट भी नहीं करते हैं। क्योंकि छोटा स्टोन हो या बड़ा स्टोन हो, अगर वो एसिम्टोमेटिक है तो साइंस ये कहती है कि अभी हमने उसको नहीं छेड़ना। ओके। तो 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 क्योंकि लोग, हम बात करें ना पेशेंट एंग्जाइटी की, कि अगर हमें बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है और किसी ने कहा कि आपके तो बहुत सारे पित्ते में पथरियां पड़ी हुई हैं, तो एकदम से एक परेशानी हो जाती है कि अब क्या करें। अब हम इसको निकलवा दें, सबसे पहले निकलवा दें, सबसे पहले नी जर्क रिएक्शन ये होता है। तो छोटे स्टोन हो, ज्यादा स्टोन हो, बड़े स्टोन हो, और उसके ना साइज या नंबर मैटर नहीं करता। एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स, उसमें हमें ऑपरेट नहीं करना। लेकिन थ्योरेटिकली ऑब्वियसली छोटा स्टोन जो होता है वो निकल सकता है बाहर और उसका रिस्क होता है। लेकिन वही मैंने बात की कि पॉइंट ओके। 3% रिस्क होता है उसका, इससे ज्यादा नहीं होता। राइट सर, थैंक यू। जिस तरह सर ने बताया कि छोटे स्टोन्स, सो दे आर ऑन द। सर नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इज ए कंडीशन कॉल्ड पैंक्रेटाइटिस, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन में भी आ हम्म। जाती है और वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। अगर सपोज वो एसोसिएटेड है विद द गॉल स्टोन पैंक्रेटाइटिस, तो उसके साइन एंड सिम्टम्स और सर उसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट। एंड देन इफ इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद, अगर उस पित्ते की पथरी के बगैर पैंक्रेटाइटिस हो रहा है, तो उसकी सर मैनेजमेंट और उसके बाद उसके आगे कम्युनिकेशन और साथ इसकी मैनेजमेंट फॉर द जनरल पब्लिक एज इट्स एन इमरजेंसी विच आई रेड अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल, जो पैनक्रेटाइटिस है या जिसको पैनक्रियास लबलबे को कहते हैं, उर्दू में लबलबा उसको कहते हैं, और उसकी इन्फ्लेमेशन या सोजिश को पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। तो उसकी दो मेन कॉजेज होती हैं, एक गॉल स्टोन्स जो हमने बात जिस पे हम बात कर रहे हैं, और बिल्कुल। दूसरा जो होता है वो यूज ऑफ अल्कोहल होता है। लकीली हमारे मुल्क में अल्कोहल का यूज जो है वो बहुत मिनिमल है, तो इसलिए हम अल्कोहलिक पैनक्रेटाइटिस बहुत कम देखते हैं। और हमें आमतौर पे गॉल स्टोन पैनक्रेटाइटिस नजर आता है क्योंकि गॉल स्टोन्स एक कॉमन डिजीज है। तो जब भी कोई बहुत छोटा स्टोन जो है वो निकल के बाइल डक्ट में चला जाए और बॉडी से बाहर निकल जाए, तो कुछ केसेस में वो पेनक्रियास में सोजिश कर सकता है या उसको पेनक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है। और राइट। ये एक सर्जिकल इमरजेंसी होती है और बहुत सीवियर दर्द होती है उसके अंदर। मरीज जो सर होता है इसका वो इंसिडेंस अस्पताल में कितना है, जाता यानी है, कितने अस्पताल में लोगों को प्रेजेंट होगा होता है। ये, कितने लोगों को होता है, कितने फीसद लोगों को हो सकता है जो बाइल अच्छा, डक्ट इस की चीज का, स्लिपेज है? हाँ, वही मैंने आपको बताया ना कि हमने अगर बात करते हैं कि हर चौथे चौथे बंदे को वो है गॉल स्टोन्स है, तो उसके हिसाब से इसका इंसिडेंस बहुत कम होता है। मतलब इट्स लेस देन 1%, लेस देन 0.1% ऑफ ओके। ऑल द पीपल विद गॉल स्टोन्स। तो है, एक कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन उसका इंसिडेंस कम होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर पेन होती है और बहुत सीवियर पेन होती है और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। अच्छा, अब हमें ये गॉल स्टोन्स की एक कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं जो कि कंपेयर टू द नंबर ऑफ पेशेंट्स एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, अब जब जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, और जो एक्यूट अटैक या जो एक्यूटली पेशेंट अनवेल होता है उसको हम ट्रीट करते हैं जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं। तो सर्जन्स के आमतौर पर अंडर जाते हैं, लेकिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड स्कैन अगर हमें बताता है कि गॉल स्टोन्स हैं, तब रिकमेंडेशन है कि हम गॉल ब्लैडर को निकाल दें, निकाल दें, हाँ जी। या उसी एडमिशन में, या अगर पेशेंट बहुत बीमार है तो जब पेशेंट ठीक हो जाता है गॉल ब्लैडर को निकाल दें। तो ये क्लियर रिकमेंडेशन है कि पैनक्रेटाइटिस का अगर वजह गॉल स्टोन्स है तो उसको हमें गॉल ब्लैडर को निकालना है। परफेक्ट। ये एक क्लियर इंडिकेशन है। तो और अगर लेकिन आपके ये भी पेशेंट, बात है कि इसमें भी ना एक्सपर्ट सर्जन के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सर्जरी उस वक्त थोड़ी सी मुश्किल होती है कि जो ऑपरेशन करे और ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन के रेट को कम से कम रखे। तो द पब्लिक मैसेज इज कि अगर पैंक्रेटाइटिस आपको होना शुरू हो गया, पैंक्रेटाइटिस क्लियरली मेंशन होगा, सिवियर पेन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा, और अगर पैंक्रेटाइटिस गॉल स्टोन्स के साथ एसोसिएटेड है तो दैट इज एन मेडिकल इमरजेंसी, दैट इज अ सर्जिकल इमरजेंसी
You have to see a consultant surgeon, a competent surgeon to get over with this. Right, sir. सर अब उसके बाद आप जो पेंक्रेटाइटिस की अगर सपोज हो गया तो उसका डाउन टाइम कितना होता है, कितना टाइम के बाद पेशेंट पेंक्रेटाइटिस का नॉर्मली आप जब आप सेकेंडरी टू ये स्टोन की वजह से हो, आपने कोलिसिस्टेक्टमी भी कर दी, तो पेंक्रेटाइटिस को हील होने में कितना टाइम लगता है? अच्छा, जब मॉडरेट या सीवियर पेंक्रेटाइटिस होता है जिसमें हमारे बाकी ऑर्गन्स भी अफेक्ट होने लग जाते हैं, तो उसका टाइम बहुत वेरिएबल होता है। उसको हम जज नहीं कर सकते। कई दफा चंद दिन लगते हैं, कई दफा चंद हफ्ते लगते हैं, और कई दफा कॉम्प्लिकेशंस के साथ महीनों महीनों भी लग जाते हैं। तो इसीलिए पेंक्रेटाइटिस को भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स, जो कि सर्जन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में से कोई भी हो सकता है, सर्जन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि उसने बाद में ऑपरेशन करना है और गॉल ब्लैडर निकालना है। तो इसलिए कई दफा सर्जन जो होते हैं उनको डील करते हैं और सर्जिकल डिपार्टमेंट्स में इसको डील किया जाता है। लेकिन आपके सवाल का जवाब यही है कि इसको हम जज नहीं कर सकते, ये बहुत वेरिएबल है, और इट कैन बी समथिंग वेरी माइल्ड और समथिंग सीवियर, जो कि स्पेक्ट्रम के दोनों एंड के ऊपर होता है। तो उसका कोई, और ये भी इंसिडेंस की आपने बात की, हमारे पास डेटा उसका बहुत अच्छा नहीं है। तो हमें ये नहीं पता कि इंसिडेंस क्या है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स में जाते हैं और हमारी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी नहीं होती है, डॉक्यूमेंटेशन किसी सेंट्रल डेटाबेस के अंदर आकर फीड इन नहीं होती है। तो बहुत सारे फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ वेस्टर्न डेटा के ऊपर बेस करके बता रहा हूँ, अज्यूमिंग कि हमारे मुल्क में भी इंसिडेंस जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू वेस्टर्न कंट्रीज है। डॉक्टर इरफान, ये इतना बड़ा टॉपिक है दैट वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स रिगार्डिंग इट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर समराइजिंग इट। तो सर अब एक बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा, द हेड ऑफ पैंक्रियाज, जो एक बड़ा ही एक ऐसा एक हॉरिबल किस्म का कैंसर है, बिकॉज यू आर अ सर्जन माशाल्लाह एंड यू आर अ कैंसर सर्जन आल्सो, सो आई जस्ट वांट टू नो अबाउट योर टेक्स कि एट व्हाट स्टेज यू नॉर्मली, कि किस स्टेज के ऊपर आपको लगता है कि पैंक्रियाटिक जो कैंसर है वो पेशेंट को सिम्टोमोलॉजी के तौर पर आना शुरू हो गया है, और क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स जिसमें आप उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट को पैंक्रेटाइटिस का अटैक हुआ है, क्या वो एसोसिएटेड है उसके साथ कि उसको पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा इन लेटर स्टेजेस डेवलप हो सकता है? इसका कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा और या सपोर्ट करता है आपको इसको? और सेकेंडरी सर, अगर खुदा ना खास्ता किसी पेशेंट को अगर पैंक्रियाटिक कैंसर हो जाता है, स्पेशली हेड ऑफ पैंक्रियाज का, सो व्हाट आर योर टेक रिगार्डिंग इट्स मैनेजमेंट सर? अच्छा, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मतलब ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन सर्जरी इज अ ह्यूज टॉपिक। हाँ, इस वक्त मैं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। पैंक्रियाटिक कैंसर जो है वो एक पैंक्रियास में तीन किस्म। पहली बात तो ये है कि इसका पैंक्रियाटाइटिस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पैंक्रियाटाइटिस और पैंक्रियाटिक कैंसर का ताल्लुक नहीं है। तो अगर किसी को पैंक्रियाटाइटिस होता है तो उनको वरी नहीं करनी चाहिए कि ये कैंसर कॉज कर देगा बाद में। तो ये एक डिफरेंट डिजीज है पैंक्रियास की। और हेड ऑफ द पैंक्रियास का कैंसर जो होता है वो डेफिनेटली कॉज करता है, जॉन्डिस कॉज करता है। अच्छा, पैनक्रियास में तीन किस्म के कैंसर हो सकते हैं। ठीक है सर। मतलब मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताता हूँ। एक को हम एडेनोकार्सिनोमा कहते हैं, ठीक है। एक को कोलेंजियो, जो कि पैनक्रियास में से निकलता है। एक को हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं, जो कि बाइल डक्ट में से निकलता है, जो कि पैनक्रियास में से गुजर रही होती है। और एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है, जो कि पैनक्रियास के अंदर सेल्स होते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, उनमें से होता है। इन तीनों की प्रोग्नोसिस जो है वो डिफरेंट होती है। अच्छा, हम जब जिसको पैनक्रियाटिक कैंसर कहते हैं वो पैनक्रियाटिक एडेनोकार्सिनोमा होता है, जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत बुरी होती है। अगर मैं परसेंटेज में बात करता हूँ, अच्छा, पहला सवाल ये कि पाकिस्तान में कितने प्रेवलेंट है, इसका मतलब इसका मुश्किल है एस्टिमेट करना। वही मैंने कहा कि हमारे पास डेटा बहुत अच्छा मौजूद नहीं है वहां पे। सबसे पहली बात यह है उसके अंदर। तो जो पैनक्रियाटिक कैंसर है उसमें से अगर 100 लोग हमारे पास आते हैं तो तकरीबन 85 जो होते हैं उनमें हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। उस वक्त तक डिजीज ऑलरेडी जो है वो इनऑपरेबल या फैल चुकी होती है। 15 मरीज होते हैं 100 में से जिनका हम ऑपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर पैनक्रियाटिक कैंसर में हम सर्जरी ऑफर नहीं करेंगे तो मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 से 9 महीने की होती है। अब कुछ कीमोथेरेपी की ड्रग्स आ गई है जिससे हम उनकी मरीज की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को इंक्रीज करके 2 साल तक लेके जा सकते हैं, लेकिन वो बहुत सख्त दवाइयां होती हैं, कीमोथेरेपी बहुत सख्त होती है और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है। अच्छा, अब जब सर्जरी जिनमें हम करते हैं उनके अंदर भी तकरीबन आधे लोगों को 2 साल के अंदर कैंसर वापस आ जाता है और 30% जो है वो तकरीबन 5 साल में जिंदा होते हैं। तो मतलब फिर से आपको बता दूं कि जो 85% होते हैं उसमें हम इलाज नहीं कर सकते और वो विद इन ए ईयर जो होते हैं वो इस दुनिया में नहीं रहते कैंसर की वजह से। अच्छा, ये भी जिससे मैंने बताया कि
तो और ये जो है 85% ये बहुत mortality is 85%. 85% नहीं, of the patients 85% लोग जो होते हैं वो inoperable इनऑपरेबल होते हैं. होते That हैं। means they have the life और expectancy एक साल जिंदा रहने के लिए उनके पास होता है. एक साल से कम Right. होती है, एक साल से कम होती है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डॉक्टर इरफान और जिनमें इसको अर्ली ऑपरेशन, डायग्नोसिस के लिए कुछ नहीं कर सकते हम, दैट वी कैन डायग्नोज इट अर्ली, कोई ट्यूमर मार्कर्स हम देख लें, या पेशेंट्स को आप उनको जिस तरह पीएसए है या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, जिससे आपको पता चल जाता है, यूरिन में आना शुरू हो जाती है. इज देयर एनी स्पेसिफिक और अल्ट्रासाउंड और व्हाट इज देयर एनीथिंग रिगार्डिंग इट टू डायग्नोज इट अर्ली? अच्छा, इस पे बहुत दुनिया में रिसर्च हो रही है और हमारे ग्रुप्स भी जो इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए। लेकिन अभी तक हमें को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं हुई इसके अंदर। जो पैनक्रियाटिक कैंसर जिसका सबसे पहला ऑपरेशन 1898 में हुआ था, वो मरीज भी एक साल जिंदा रहा था। और अभी आप देखें कि हम तकरीबन सवा सौ साल के बाद की बात कर रहे हैं, अभी तक हम उसकी प्रोग्नोसिस को बहुत ज्यादा बिल्कुल इम्प्रूव सही. नहीं कर सके। ये वो कैंसर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा रिसर्च भी हो रही है, बहुत ज्यादा पैसा भी लग रहा है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत काम भी कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी प्रोग्नोसिस को हम इम्प्रूव नहीं कर सके। ये हमें पता ही उस वक्त चलता है जिस वक्त मरीज को जॉन्डिस हो जाता है। और जो मैंने पहले बात की कि 85% लोग जो होते हैं वो इस जब तक हमारे पास आते हैं उस वक्त तक वो ऑपरेबल नहीं होते। यहाँ पे भी बहुत जरूरी है कि जो मशवरा लिया जाए वो मशवरा लिया जाए कॉम्पिटेंट सर्जन से, जो कि इसके अंदर रेगुलरली डील करते हैं। क्योंकि सही मशवरा देना, क्योंकि कई True. दफा कुछ ना भी करना जो होता है वो ठीक होता है, क्योंकि मरीज को जब अगर हम ऑपरेशन कर दें अननेसेसरीली तो मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी हम खराब True. कर देंगे, लेकिन उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव नहीं होगी। तो कुछ मरीजों को हम ये भी मशवरा देते हैं कि आप कुछ भी ना करें और ये आपके पास जो चंद महीने हैं वो आराम से अच्छी जिंदगी गुजारें, क्योंकि हम कोई भी ट्रीटमेंट ऑफर करके आपकी जिंदगी को बढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए जो डॉक्टर्स ऑफ पाकिस्तान में बहुत अच्छे, बहुत कॉम्पिटेंट, बहुत एथिकल डॉक्टर बैठे हुए हैं जो कि आपको ये सही मशवरा दे सकते हैं। इसलिए सही डॉक्टर को ढूंढना बहुत जरूरी है कि उनके पास जाकर इसका मशवरा लिया जाए। बिल्कुल ठीक सर. राइट सर, राइट सर, राइट सर. तो इसका मतलब है कि the early diagnosis is not very possible at the very moment. ऐसे ही अभी इस वक्त मुमकिन नहीं है. बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल। यानी जो आप बात को कर रहे हैं जॉन्डिस जिस तरह हम कई पता चलता कैंसर है जो होते कई और हाँ, उसके कई बाद फिर कैंसर्स भी हम ट्यूमर मार्कर्स कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो पैनक्रियास के अंदर अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। मतलब इस वक्त ये मतलब कैंसर के हिसाब से, अच्छा पाकिस्तान में पैनक्रियाटिक कैंसर की इंसिडेंस बढ़ भी रही है बहुत ज्यादा, हमें उसकी वजह नहीं पता। दूसरा, जब मैं यूके से पाकिस्तान आया था, जिस तरह आपने पहले बताया कि मैं पहले शौकत खाने में था, उसके बाद आजकल मैं PKI पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट में हूँ। तो यूके में हमारे पैनक्रियाटिक कैंसर जो था वो 60 और 70 साल की उम्र में हमें नजर आता था, और आमतौर पर लोग 70 साल की उम्र में होते थे। पाकिस्तान में ये बहुत यंग एज में हमें नजर आया। यस मैं जब यस देखता हूँ यस. तो मैं बहुत परेशान भी होता हूँ इसके अंदर कि 30s 40s 50s में हमें ये नजर आता है। तो हमारा 20 साल की शिफ्ट है पाकिस्तान में इस कैंसर की, उसकी वजह का हमें नहीं पता। तो हमारे ग्रुप्स उस पर देख रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, कि पाकिस्तान में क्या ये जेनेटिक फैक्टर है कोई इसका, या एनवायरमेंटल फैक्टर है। तो उसके अंदर हम अभी तहकीक कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं ये देखने की। तो ये बहुत अनआंसर्ड क्वेश्चन है, और आई एम होपिंग कि हमें इसके ऊपर रिसर्च ग्रांट्स मिले और हम इस सवाल को जवाब देने की कोशिश करें। तो हमारा पैनक्रियाटिक कैंसर, हमारा इंसिडेंस ज्यादा है, यंगर एज के अंदर है और ज्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड। Right, sir. So, Ji, thank you very much, Dr. Irfan. We have concluded our first part of the talk regarding the hepatobiliary conditions, यानी कि पित्ते की सर्जरी, पित्ते के साथ उसके स्टोन्स, प्लस पेंक्रियास पेंक्रियास की अंदर जो कैंसर. So, inshallah, the next leg we will discuss about the liver conditions and the large intestine, यानी कि जिगर का सर और बड़ी आंत का कैंसर, और बड़ी आंत की कैंसर और बड़ी आंत की जो बीमारी है उसके बारे में इंशाल्लाह ताला विल डिस्कस इट. सर, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, डॉक्टर इरफान साहब. इट्स रियली प्लेजर टू हैव यू, सॉफ्ट स्पोकन सर्जन. नॉर्मली सर्जन्स हमारे जो कंसेप्ट होता है वो बड़े हार्श, और बट व्हेन आई सी यू एज अ ट्रू थॉरो जेंटलमैन, थ्रू जारो एंड थ्रू soft spoken surgeon, so it looks very opposite to what we normally see. So thank you very much for taking time out. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स, और इंशाल्लाह फिर आपसे अगले पार्ट में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया. ओके, So this concluded our first leg with the surgeons, क्योंकि सर्जरी इट्स अ वेरी सर्जरी यानी कि तमाम वो मरीज जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत है किसी भी किस्म की, ये एक बहुत बड़ा और बड़ा वास्ट फील्ड है. तो इसको हमने डिवाइड कर दी है स्मॉल सेक्शंस में.
आज जैसे हमने डॉक्टर इरफान से बात की, वो एक हेपाटोमेट्री सर्जन थे, एक कंसल्टेंट हेपाटो, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ पित्ते की और पित्ते के साथ जिगर और बड़े आंत की जो सर्जरी है वो वही करते हैं। तो ये इस तरह अब हम स्मॉल लेग्स के अंदर इन स्मॉल सेगमेंट्स में सर्जरी को जनरल पब्लिक के लिए कवर करेंगे, सो दैट एक आम आदमी के लिए ये आसानी हो जाए समझना के लिए कि कौन कौन से वो अलामात हैं जिनको हमने बड़े ध्यान से देखना है। पित्ते की सर्जरी किस स्टेज पर करवानी है, किस स्टेज के ऊपर हमें लगेगा कि अब ये पिता इस हद तक हो गया हुआ है। और जिस तरह सर ने बताया कि 80% लोगों जो है उनको कुछ भी नहीं होता, और एट टाइम्स अगर 20% लोगों को दर्द होना शुरू हुई है, प्रॉब्लम होना शुरू हुई, तो क्या उनकी सर्जरी करनी है? उसका बेनिफिट ज़्यादा है कि उसका दवाई के साथ ठीक करना ज़्यादा है अच्छा फ़ायदा मंद होगा, क्योंकि सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। तो ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आज डिस्कस हुई हैं। कोलिसिस्टेक्टमी की इंडिकेशंस क्या है, यानी कि पित्ते की सर्जरी करने की इंडिकेशंस क्या है, कब सर्जरी होनी चाहिए और कब उसको मेडिकली ट्रीट करना चाहिए। सेकंड, पेंक्रियाज एक बहुत बड़ा लुबलुबा जिसे कहते हैं, जो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जिसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी जो चीज़ पता है कि पेंक्रियाटिक कैंसर्स, उनका इंसिडेंस पाकिस्तान में यंग एज के अंदर भी बढ़ रहा है और वो इस वक्त एट राइज है। और उसके लिए हमें थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसर्न शो करना चाहिए कि आप रूटीन के अंदर रेगुलर चेकअप्स अपने डॉक्टर से करवाएं, सर्जन से करवाएं, कि आपको अर्ली डायग्नोसिस के ऊपर इस चीज़ का पता चल जाए। बिकॉज 80% खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड पैंक्रियाटिक कैंसर्स हो तो दे कैन नॉट बी ऑपरेटेड। तो यानी कोई ऑपरेशन करने का फ़ायदा नहीं। वो एक साल के अंदर उनकी सिर्फ और सिर्फ टोटल जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो सिर्फ एक साल होती है। तो इसमें द बिगर गुड टेक अवे मैसेज इज दैट वी शुड बी एबल टू डायग्नोस इट अर्ली। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें। मैं आपका होस्ट डॉक्टर अली ज़ैनुल आबिदीन, कंसल्टेंट सर्जन आई, आपसे नेक्स्ट एक फर्दर और एक ज़बरदस्त शो के साथ विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।